हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के भौगोलिक नाम एवं शहरों के उपनाम। इस श्रृंखला में हम लोग साथ ही जानेंगे जो जीवन रेखा वाला पोर्शन है, नदियों को जो कहा जाता है कि जैसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, बस्तर की जीवन रेखा, इस टाइप के भी पोर्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। अगला है भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का न्यागरा चित्रकोट है। चित्रकोट कहाँ है? तो बस्तर जिले में स्थित है। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, जो प्रयाग है ये 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती कहा जाता है। तो यहाँ भी आपके छत्तीसगढ़ के प्रयाग उसको कहा जाएगा जहाँ 3 नदियों का संगम होगा। और ये बेसिकली हम मान के चलते हैं कहाँ को? राजिम को। राजिम में आपका याद रखिएगा राजीव लोचन मंदिर है। यहाँ राजिम में कौन कौन सी 3 नदियों का संगम होता है? तो महानदी, पैरी और सोंढू नदी का संगम होता है। यहाँ पे आपका राजिम है। कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा गरियाबंद जिला। जिले का नाम आपको साइड में दिख जाएगा, मैं यहाँ हाईलाइट करके भी चल रहा हूँ। अगला डेटा देखते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, काशी या वाराणसी जो है ये फेमस है किसके लिए? भगवान शिव के लिए। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो इसको मोक्षदायी नगरी माना जाता है, वाराणसी या फिर काशी को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी माना जाता है खरौद को। खरौद में क्या स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे है लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, जो लाखा चौर मंदिर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर में, इस शिवलिंग में कहा जाता है कि लगभग 1 लाख क्या है? छिद्र हैं, छेद हैं, छोटे छोटे क्या हैं? 1 लाख छेद हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? लाखा चौर मंदिर या लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ स्थित है? तो खरौद में स्थित है। क्लियर है। इसके बाद समझते हैं छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है। खजुराहो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां कंदरिया महादेव मंदिर है। वैसे ही खजुराहो टाइप की एक मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिस मंदिर का नाम क्या है? भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, जो कि कबीरधाम जिले में स्थित है। बात करें छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़ को। चैतुरगढ़ कौन से जिले में है? तो कोरबा जिले में है। इसी चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर भी है। अब ये कश्मीर कहने का रीजन क्या है? तो याद रखिएगा, गर्मी के मौसम में जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो इस चैतुरगढ़ का तापमान एकदम, गर्मी जब भयंकर भी बढ़ जाता है तो 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं जाता। इसके कारण ये ठंडा प्रदेश माना जाता है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? कश्मीर कहा जाता है। क्लियर है। रीजन क्या है? टेम्परेचर है। याद रखिएगा, टेम्परेचर इसका 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। अगला जानते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहा जाता है। याद रखिएगा, मैन पार्ट कहाँ है? तो सरगुजा जिले में है। शिमला कहने का रीजन क्या है? तो शिमला कहने के 2 रीजन मिलते हैं। पहला रीजन जो है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत नीचे चला जाता है। छत्तीसगढ़ में जो न्यूनतम टेम्परेचर है आपको ठंड के मौसम में, वो आपको मैन पार्ट साइड देखने को मिलेगा। कहा जाता है यहाँ बर्फबारी भी होती है, बर्फ जम जाता है। साथ ही दूसरा जो इसका कारण है वो है, यहाँ होती है इस प्रकार की खेती, इसको कहा जाता है टाऊ। टाऊ की खेती होती है जिससे मैदा बनाया जाता है। याद रखिएगा, तो इसके कारण भी ये सफ़ेद ऐसा लगता है मानो यहाँ बर्फ की चादर फैली हुई है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। अगला समझते हैं छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ जो है ये आपका चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़ कहाँ है? तो राजस्थान में है। ये अपने अभेद्य किले के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो सेम हमारे छत्तीसगढ़ में अभेद्य किला मौजूद था लाफागढ़ में। लाफागढ़ कोरबा जिले में स्थित है, याद रखिएगा, और ये चैतुरगढ़ का ही पूर्वी भाग है। क्लियर है। तो लाफागढ़ के किले में 3 दरवाजे हैं, एक सिंह दरवाजा, एक मीन का दरवाजा, एक हुंकारा दरवाजा। इसके अलावा जो मेन द्वार है इसको डिंडा द्वार या झंडा द्वार भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, सिंह दरवाजा, मीनका दरवाजा और हुंकारा दरवाजा। क्लियर है। छत्तीसगढ़ चित्तौड़गढ़ किसे कहेंगे? लाफागढ़, जो कहाँ स्थित है? कोरबा में स्थित है। अगला समझते हैं छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत या छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मैन पार्ट सरगुजा जिले में स्थित है, जहां लगभग आपके 1500 तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। कितने? 1500 तिब्बती शरणार्थी। ये तिब्बती शरणार्थी यहाँ क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। उसके चक्कर में इसको क्या कहा जाता है? मिनी तिब्बत कहा जाता है। ठीक है, ये आपके तिब्बती मोनेस्ट्री हैं, अलग अलग जो मंदिर आप बोल सकते हैं तिब्बती शरणार्थियों के। तो इसके कारण इसको छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। किसको? मैन पार्ट को। अब समझते हैं छत्तीसगढ़ का अमरकंटक किसे कहा जाता है। कई बुक में ये डेटा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये डेटा है, एग्जिस्ट करता है, अपने मन से कुछ भी नहीं बनाया हो। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में एक नदी बहती है, छोटी नर्मदा। आप लोगों ने सुना होगा, आगर, टेसुआ, घोंघा, छोटी नर्मदा। तो जो छोटी नर्मदा नदी है उसका उद्गम होता है बेलपान से। बेलपान आपके बिलासपुर जिले में है, तखतपुर के पास है। इस बेलपान के पास है नर्मदेश्वर धाम। इस नर्मदेश्वर धाम से नर्मदा कुंड है वहां पे, और उस नर्मदा कुंड से नर्मदा का उद्गम होता है। कौन सी नर्मदा? छोटी नर्मदा।
और छोटी नर्मदा का उद्गम होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, बेलपान को छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहा जाता है। बेलपान कहाँ है, तो बिलासपुर जिले में तखतपुर के समीप है। क्लियर है। अगला जानते हैं छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जसपुर जिले में एक स्थान है सन्ना। सन्ना को छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। स्विट्जरलैंड बेसिकली हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है और छत्तीसगढ़ का ये सन्ना जो है ये बहुत अच्छा हिल स्टेशन माना जाता है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला समझते हैं छत्तीसगढ़ का शिवाकाशी किसे कहा जाता है। याद रखिएगा शिवाकाशी जो है ये तमिलनाडु में है। शिवकाशी या शिवाकाशी कहा जाता है। ये अपने पटाखे और माचिस उद्योग के लिए बहुत फेमस है और छत्तीसगढ़ में भी माचिस की जो फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित की गई है, तो हमारे बिलासपुर में। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का माचिस उद्योग स्थापित है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का शिवाकाशी कहा जाता है। शिवाकाशी एक्चुअल में कहाँ है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, क्यों फेमस है, तो पटाखों के लिए और साथ ही माचिस उद्योग के लिए, इन दोनों के लिए, बेसिकली माचिस के लिए फेमस है और इसीलिए छत्तीसगढ़ का शिवाकाशी बिलासपुर को कहा जाता है। अब समझते हैं छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा के लिए आपको 2 डेटा मिलते हैं, लेकिन जो आंसर लिया गया है मैं उसको बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा माना जाता है आपका कौन सा, गंगरेल बांध। गंगरेल बांध कहाँ है, तो धमतरी जिले में। जिला यहाँ पे आपके मैप में अपने आप चलते जा रहा है एनिमेशन में, तो मैं जिले का नाम अलग से बोल नहीं रहा हूँ, आपको देखकर आप समझ जाएंगे। गंगरेल बांध को क्या कहा जाता है, मिनी गोवा कहा जाता है। यहाँ पर रेत ऐसे बनाए गए हैं, बीच टाइप, बीचनुमा आकृति बनाई गई है और इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा कहा जाता है। कई आपको देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा, एक जगह है कोरबा में जिसको कहा जाता है सतरेंगा। सतरेंगा को भी मिनी गोवा कह दिया जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में इसको आंसर लिया जा चुका है। याद रखिएगा गंगरेल बांध को आपका मिनी गोवा के रूप में आंसर लिया जा चुका है, तो आप इसी को याद रखिएगा। लेकिन आपको बताने के लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, सतरेंगा जो है इसको छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा भी माना जाता है। क्लियर है। अगला समझते हैं छत्तीसगढ़ का सिंगणापुर किसे कहा जाता है। याद रखिएगा सिंगणापुर जो है ये महाराष्ट्र में है। शनि सिंगणापुर आप लोगों ने नाम सुना होगा। किसके लिए फेमस है, तो भगवान शनि मंदिर का यहाँ मंदिर है। भगवान शनि का यहाँ पे क्या मंदिर है, शनि सिंगणापुर में। इसलिए छत्तीसगढ़ का जो सिंगणापुर है वो चिल्हाटी को कहा जाता है। चिल्हाटी यहाँ आप जूम करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे शनि मंदिर है, सेम आपका थीम है। और ये चिल्हाटी कहाँ स्थित है, तो बिलासपुर जिले में स्थित है। बिलासपुर के समीप ही है आपका चिल्हाटी। इसे छत्तीसगढ़ का सिंगणापुर कहा जाता है। यहाँ भी श्री शनि मंदिर स्थापित किया गया है। क्लियर है। अगला समझते हैं छत्तीसगढ़ में चौराहों का नगर किसको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चौराहों का नगर। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो चौराहे होते हैं, चौराहा अर्थात ये रास्ते जब एक दूसरे को इधर से उधर काटते हैं, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, चौराहा। तो चौराहों का नगर किसको कहा जाएगा, जगदलपुर को। बस्तर में स्थित है, बस्तर जिले में कौन सा शहर, जगदलपुर। इसको चौराहों का नगर कहा जाता है। इसके कुछ फेमस चौराहे भी आप इमेज में देख पाएंगे। ये सब चौराहे कहाँ स्थित हैं, तो जगदलपुर शहर में स्थित हैं। क्लियर है। अब समझते हैं छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है। बिलासपुर जिले में है कौन सा जगह, रतनपुर। रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, तालाबों की नगरी। एक नगरी आती है टंकियों की नगरी, तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा। तालाबों की नगरी अगर कभी भी पूछे तो किसको आंसर लेना है, रतनपुर को आपको आंसर लेके चलना है। क्लियर है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की टंकियों की नगरी, तालाबों ना लिखकर वहां पे क्या लिखा रहे, टंकियों लिखा रहे, तो टंकियों की नगरी के रूप में हम लोग जानेंगे रायपुर जिले के आरंग को। आरंग को हम लोग क्या मानते हैं, छत्तीसगढ़ के टंकियों की नगरी, जबकि तालाबों की नगरी बिलासपुर का आपका रतनपुर को माना जाएगा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन बनता है छत्तीसगढ़ का तालाबों एवं मंदिरों का नगर। अभी तालाब जैसे ही आपको देखने को मिल गया, आप चुपचाप क्या लगा देंगे, तालाबों एवं मंदिरों की नगरी अगर पूछा जाए, सिर्फ तालाबों बोलता है तब भी रतनपुर, और तालाबों एवं मंदिरों की नगरी भी बोला जाए तब भी आपको क्या लगाना है, रतनपुर ही लगाना है। क्लियर है। तालाबों की नगरी रतनपुर और तालाबों एवं मंदिरों की नगरी रतनपुर, जबकि टंकियों की नगरी क्या है, आरंग है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो वर्ड है मंदिरों की नगरी, अगर तालाब ना लिखा रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा रहे, छत्तीसगढ़ के या छत्तीसगढ़ का मंदिरों की नगरी, जब भी नॉर्मल मंदिर अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा मंदिरों की नगरी कहा जाता है आरंग को। आरंग को छत्तीसगढ़ के मंदिरों की नगरी कहा जाता है। आरंग कहाँ स्थित है, तो रायपुर जिले में स्थित है। क्लियर है। इसके बाद अगला फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ की चतुर्युगी नगरी किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की चतुर्युगी नगरी मतलब चारों युग में जिसका उल्लेख हो, तो इसका आंसर मिलेगा आपको रतनपुर। रतनपुर किस जिले में है, तो बिलासपुर जिले में है। इसे चतुर्युगी नगरी कहा जाता है। चतुर्युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में इस नगरी का उल्लेख हो। सतयुग में याद रखिएगा जो रतनपुर है इसको मणिपुर कहा जाता था। त्रेता युग में इसे मणिकपुर या माणिकपुर कहा जाता था। द्वापर युग में इसे हीरापुर और कलयुग में रतनपुर के नाम से जाना जाता था। जबकि इसी कलयुग के अंतर्गत आपके कलचुरी काल में इसे कुबेरपुर या रत्नपुर की संज्ञा भी प्राप्त थी। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं।
चतुर्युगी नगरी अगर पूछा जाए, चारों युग में जिसका उल्लेख हो तो वो नगर कौन सा है? रतनपुर। सतयुग में मणिपुर, त्रेता युग में मणिकपुर या माणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर और कल युग में रतनपुर। क्लियर है? पुर का अर्थ मैं बताया था आपको, नगर होता है, याद रखिएगा। मैं ये चीज पहले ही बता चुका हूं, जिनको नहीं पता, पुर का अर्थ क्या होता है? नगर। जैसे रायपुर, रतनपुर, नागपुर, जितने पुर आपको दिखेंगे उसका तात्पर्य है नगर। अब समझते हैं छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़, जहां सबसे ज्यादा शैलाश्रय मिलेंगे, तो वो कौन सा है? रायगढ़ है। ठीक है, शैलाश्रय अर्थात गुफाएं। गुफाएं सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगी? रायगढ़ में मिलेंगी। जैसे आप नाम सुने होंगे, एक दो नाम मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। सिंघनपुर की गुफा है, कबरा पहाड़ है, इसके अलावा भंवरखोल, बेनीपाट, कर्मागढ़, ऊंगना, लेखाभाड़ा, छापामाड़ा, गीधा, सोनबरसा, सूतीपाट, बोतलदा, बसनाझर, खैरपुर, पझरा पानी, टेंगना, ये जितने भी आपको नाम मैं बता रहा हूँ, सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़ और बाकी ये जो नाम है, ये सभी क्या हैं? गुफाएं हैं। और इनको शैल आश्रय भी कहा जाता है, इसलिए शैलाश्रयों का गढ़ किसको माना जाता है? रायगढ़ को। क्लियर है? अब जानते हैं छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, यहां आप देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किस जिले में स्थित है? तो नारायणपुर जिले में। किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है उसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। अबूझमाड़ की पहाड़ी वास्तव में सिर्फ नारायणपुर में नहीं है, अबूझमाड़ की पहाड़ी आपके नारायणपुर में है, बीजापुर में है, साथ ही आपके बस्तर, दंतेवाड़ा तक फैली हुई है। इस टाइप से ये पूरा पहाड़ी फैला हुआ है। लेकिन इसका जो मुख्य पहाड़ी है अबूझमाड़ की पहाड़ी, वो किस जिले में है? तो नारायणपुर जिले में। इसलिए छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको कहा जाएगा? अबूझमाड़ की पहाड़ी को। चेरापूंजी आप लोग जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती थी पहले, वो चेरापूंजी में होती थी, अब मासिन राम हो गया है। ठीक है, तो चेरापूंजी का जो ये एक क्या है, छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी जो हम लोग बोल रहे हैं, वास्तव में यह बोल सकते हैं इसको छत्तीसगढ़ का मासिन राम। तात्पर्य वही है, जहां सर्वाधिक वर्षा होगी उसको वो खिताब मिलेगा। छत्तीसगढ़ का मासिन राम भी बोलेंगे तब भी आपका क्या होगा? अबूझमाड़ की पहाड़ी, क्योंकि यहां सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर है? अब समझते हैं छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है। नागलोक से तात्पर्य क्या है? जहां सांपों की संख्या ज्यादा होगी, ज्यादा सांप पाए जाएंगे, तो ये माना जाता है छत्तीसगढ़ का जो नागलोक, वो जसपुर जिले का तपकरा। ठीक है, तपकरा में याद रखिएगा लगभग 1500 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार की सांपों की या नागों की क्या है? किस्म है। 1500 से भी ज्यादा सांपों की किस्म यहाँ पाई जाती है। आपको यत्र तत्र सांप दिखाई दे जाएंगे, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। क्लियर है? अब समझते हैं छत्तीसगढ़ की अजंता गुफा किसे कहा जाता है। अजंता एलोरा गुफा आप लोग जानते ही हैं, प्राचीनतम गुफाएं हैं भारत के इतिहास में, इनको पढ़ते हैं अजंता एलोरा गुफाएं। तो छत्तीसगढ़ की अजंता गुफा किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा सीता बेंगरा की गुफा को छत्तीसगढ़ की अजंता गुफा कहा जाता है। ये सीता बेंगरा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, और ये रामगढ़ की पहाड़ी उदयपुर के पास स्थित है, सरगुजा जिले में। ये है आपकी सीता बेंगरा की गुफा और ये है आपकी अजंता गुफा। क्लियर है? चलिए, अजंता गुफा हो गई। एक नाम और सुनने को मिलता है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। आप लोगों ने सुना होगा भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका। यहाँ पे क्या मिला है? तो सर्वाधिक आपके प्राचीन क्या मिले हैं? शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में भी सर्वाधिक प्राचीन शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो सिंघनपुर की गुफा से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसको कहा जाता है? सिंघनपुर की गुफा, जो कहाँ स्थित है? रायगढ़ जिले में स्थित है। क्लियर है? चलिए, अब समझते हैं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी किसको कहा जाता है। न्यायधानी अर्थात न्यायिक राजधानी या न्याय की राजधानी। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में स्थापित किया गया, इसलिए छत्तीसगढ़ में बिलासपुर को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहा जाता है। बिलासपुर को क्या बोलेंगे? न्याय की राजधानी या फिर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी। क्लियर है? अब जानते हैं छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये आपको मिलेगा कहाँ? भिलाई में। भिलाई का ये ग्लोब चौक है, तो भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी कहा जाता है। आप लोग अगर जनगणना 2011 का भी देखते हैं, ठीक है, सेंसस 2011 का डेटा, तो सर्वाधिक साक्षरता है किस जिले की है, अगर वो देखा जाए तो वो भी आपको पता चल जाएगा। साक्षरता सर्वाधिक किसकी है? भिलाई की है, दुर्ग जिले की। क्लियर है? तो भिलाई को ज्ञान की राजधानी कहा जाता है। ज्ञान के अलावा हम लोग अगर समझें ऊर्जा की राजधानी किसको कहा जाता है, पावर कैपिटल किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में एक स्थल है कोरबा। कोरबा में बहुत सारे आपके क्या है? प्लांट हैं, यहाँ से कोयला उत्पादन होता है, यहाँ से ही आपके बिजली उत्पादन होता है, इसलिए कोरबा को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। किसका? छत्तीसगढ़ का। क्लियर है? अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के खेल की राजधानी किसको कहा जाता है। याद रखिएगा खेल की राजधानी भी आपकी जो ज्ञान की राजधानी है वही खेल की राजधानी, अर्थात भिलाई जो है इसको खेल की राजधानी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के खेल की राजधानी किसको कहेंगे? भिलाई को, जो किस जिले में स्थित है? दुर्ग जिले में स्थित है। अब समझते हैं छत्तीसगढ़ की
सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, कल्चरल कैपिटल किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा राजनांदगांव जो है इसको छत्तीसगढ़ का कल्चरल कैपिटल माना जाता है। सांस्कृतिक राजधानी या कल्चरल कैपिटल कौन सा है, राजनांदगांव। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का प्राचीन राजधानी किसे माना जाता है, तो आप सबको पता होगा जो कलचुरी राजधानी हुआ करती थी कौन सी, रतनपुर। रतनपुर को ही छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी मानी जाती है। अंग्रेजों के आने के बाद नवीन राजधानी रायपुर को बनाई गई, तो प्राचीन राजधानी कौन सी है अगर पूछा जाए तो रतनपुर। क्लियर है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का टमाटर राजधानी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो टमाटर राजधानी है ये लुडेंग को कहा जाता है। लुडेंग में सर्वाधिक टमाटर का उत्पादन होता है, इसलिए इसको टमाटर राजधानी कहा जाता है। लुडेंग कहाँ स्थित है, तो जसपुर जिले में स्थित है। क्लियर है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ का संगीत की राजधानी। संगीत राजधानी किसको कहा जाएगा, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का या एशिया का एकमात्र जो संगीत विश्वविद्यालय है, सर्वप्रथम संगीत विश्वविद्यालय, वो कहाँ खुला, खैरागढ़ में। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ, खैरागढ़। इसलिए खैरागढ़ को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का संगीत राजधानी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है, तो खैरागढ़ छुई खदान गंडाई जिले में स्थित है। खैरागढ़ में ही आपकी आमनेर, मुस्का और पिपरिया तीन नदियों का भी क्या होता है, संगम होता है। क्लियर है। तो खैरागढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ का संगीत राजधानी है। चलिए संगीत राजधानी हो गया, तो अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ का संगीत नगरी किसे कहा जाता है। जो नृत्य संगीत है उस पर बल दिया जाएगा, तो वो नगरी कौन सी है, याद रखिएगा वो नगरी है रायगढ़। रायगढ़ को आपके छत्तीसगढ़ का संगीत नगरी कहा जाता है। आप सबको पता होगा प्रतिवर्ष राजा चक्रधर सिंह जी की याद में यहाँ चक्रधर सम्मान समारोह मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश के कलाकार आकर यहाँ अपना प्रदर्शन करते हैं कला का। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का संगीत नगरी किसको कहेंगे, रायगढ़ को कहेंगे। क्लियर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कोयला नगरी की अगर बात करें, तो जब भी आपको कोयला नगरी की नाम सुनने को मिलेगा तो एक ही नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, वो है कोरबा। छत्तीसगढ़ की कोयला नगरी कौन सी है, कोरबा। क्लियर है। छत्तीसगढ़ का शिल्प ग्राम किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का शिल्प ग्राम याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ का ढोकरा कला है, जिसको इंटरनेशनली एक टैग मिला हुआ है, वो एकमात्र आपके कहाँ बनते हैं, छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में। इसलिए कोंडा गांव को छत्तीसगढ़ का शिल्प ग्राम कहा जाता है, ढोकरा कला के लिए फेमस है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ स्थापित है, सबसे प्राचीन मंदिर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सरबपुरी शासन काल में जो बना था, कौन सा, देवरानी और जेठानी का मंदिर। कहाँ है, तो अमेरिकापा तालागांव, जहां रुद्रशिव की प्रतिमा भी है। क्लियर है। तो देवरानी जेठानी का मंदिर अमेरिकापा तालागांव बिलासपुर जिले में स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। अब मंदिर हो गए, तो हम लोग बौद्ध और जैन में भी आ जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का तीर्थ किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा महासमुंद जिले में स्थित है आपका कौन सा, सिरपुर। इस सिरपुर को छत्तीसगढ़ का बौद्ध तीर्थ कहा जाता है। कौन से जिले में है, महासमुंद जिले में। छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का तीर्थ किसे कहा जाता है, तो दुर्ग जिले के नगपुरा को जैन धर्म का तीर्थ कहा जाता है, जहां पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है, उनका मंदिर है। ठीक है। पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है, तो दुर्ग के नगपुरा में। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ के जैन धर्म का तीर्थ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का तीर्थ कहाँ, नगपुरा, और बौद्ध धर्म का तीर्थ कहाँ, सिरपुर। क्लियर है। अब जानते हैं एक नया फैक्ट, छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी कहा जाता है शिवरी नारायण को। शिवरी नारायण को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी, जो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। ठीक है। जहां महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी का क्या होता है, संगम होता है। क्लियर है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ में जलप्रपातों का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो बस्तर जो है इसे जलप्रपातों का प्रदेश माना जाता है, क्योंकि बस्तर संभाग में ही सर्वाधिक आपको क्या मिलेंगे, जलप्रपात मिलेंगे, जो वाटरफॉल्स हैं वो मिलेंगे। इसलिए इसको जलप्रपातों का प्रदेश कहा जाता है, किसको, बस्तर को। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, फ्लावर वैली आप बोल सकते हैं, वैली ऑफ फ्लावर किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केसकाल घाटी को कहा जाता है, जो कोंडागांव जिले में है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट मैं और आपको बता दूं, एक आयोग के द्वारा लोरो घाटी जो कि जसपुर में है, इसको भी फूलों की घाटी आंसर लिया गया है। तो एक बार आप लोग आंसर देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में है। मैं आपको केसकाल घाटी को पहला प्राथमिकता डालने के लिए बोलूंगा, दूसरा प्राथमिकता में लोरो घाटी। अगर दोनों है तो चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन क्या हो, विलोपित हो जाए। लेकिन आंसर लिया जा चुका है दोनों अलग अलग एग्जाम में। केसकाल घाटी भी फूलों की घाटी माना गया है और लोरो घाटी को भी फूलों की घाटी माना गया है। तो ध्यान से थोड़ा इनको देख लीजिएगा। क्लियर है। अब समझते हैं छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में साल वनों का जो द्वीप है ये कहा जाता है बस्तर को। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। क्लियर है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ का लोक बैले किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बैले जो है ये एक डांस की विधा है या नृत्य की विधा है। कुछ इस प्रकार से ये बैले डांस होता है।
तो छत्तीसगढ़ में इस टाइप का एक डांस का विधा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंडवानी। आप लोगों ने इनको जानते भी होंगे, ये कौन है, तीजन बाई जी हैं, पंडवानी की विश्व प्रसिद्ध गायिका। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ का लोक बैले अगर पूछा जाए, खाली बैले आप बताया आपको कौन सा डांस है, लेकिन लोक बैले अगर पूछा जाए तो कौन सा है, पंडवानी है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ का लोक गीतों का राजा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का लोक गीतों का राजा ददरिया को कहा जाता है। बस्तर का खजुराहो किसे कहा जाएगा, तो याद रखिएगा बस्तर में एक मंदिर है जिसको कहा जाता है चंद्रादित्य मंदिर, चंद्रादित्येश्वर मंदिर या चंद्रादित्य मंदिर। इसे महामंडलेश्वर चंद्रादित्य द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर के दीवालों पर कामुक प्रतिमाएं हैं, इसलिए इसको बस्तर का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है। अब समझते हैं बस्तर का कश्मीर किसे कहा जाएगा, तो बस्तर का कश्मीर कहा जाता है विंता घाटी को। सालवनों का द्वीप है यहाँ भी, और विंता घाटी की जो खूबसूरत वादियां हैं इसको बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। कश्मीर कहने का रीजन ग्रीष्म काल में यहाँ भी 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर नहीं होता, इसलिए ये प्रदेश जो है वो ठंडा रहता है, इसलिए इसको बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। क्लियर है। अब समझते हैं जीवन रेखा से संबंधित उपनाम। पहला जो उपनाम मिलता है वो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ किसे कहा जाएगा, तो याद रखिएगा महानदी जो है इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। दूसरा नाम मिलता है बस्तर की जीवन रेखा। बस्तर की जीवन रेखा किसे कहेंगे, तो इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। सरगुजा संभाग में जाएं, सरगुजा की जीवन रेखा, तो याद रखिएगा सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी को कहा जाता है। रिहंद नदी के किनारे ही आपका सरगुजा स्थित है। इसके अलावा बिलासपुर की जीवन रेखा किसे कहेंगे, तो बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा नदी को कहते हैं। क्लियर है। रायपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाएगा, तो रायपुर की जीवन रेखा खारून नदी को कहा जाता है। अब बात करते हैं दुर्ग की जीवन रेखा। दुर्ग की जीवन रेखा शिवनाथ नदी को कहा जाता है। और रायगढ़ की जीवन रेखा किसे कहेंगे, तो रायगढ़ की जीवन रेखा केलो नदी को कहा जाता है। जांजगीर चांपा में चांपा की जीवन रेखा किसको कहेंगे, तो हसदेव नदी को चांपा की जीवन रेखा माना जाता है। यही हसदेव नदी याद रखिएगा कोरबा की जीवन रेखा भी मानी जाती है। तो चांपा की जीवन रेखा और कोरबा की जीवन रेखा आपकी हसदेव नदी ही है। अब जानते हैं मुंगेली की जीवन रेखा किसे कहा जाएगा, तो याद रखिएगा मुंगेली जो है ये आगर नदी के तट पर है, इसलिए आगर नदी को मुंगेली की जीवन रेखा कहा जाएगा। अब जानते हैं लोरमी की जीवन रेखा। लोरमी याद रखिएगा लोरमी जो है वो मनियारी नदी के तट पर है, इसलिए यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो लोरमी जो है वो मनियारी नदी के तट पर है, इसलिए मनियारी नदी को लोरमी की जीवन रेखा कहा जाता है। अब जानते हैं कोंडागांव की जीवन रेखा। कोंडागांव याद रखिएगा कोंडागांव किस नदी के तट पर है, तो नारंगी नदी के तट पर है, इसलिए नारंगी नदी को कोंडागांव की जीवन रेखा कहा जाता है। आज का जो अंतिम जीवन रेखा वाला है वो है कांकेर की जीवन रेखा। कांकेर किस नदी के तट पर है, तो दूध नदी के तट पर है, इसलिए दूध नदी को कांकेर की जीवन रेखा कहा जाता है। आशा है कि इतनी सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।